इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डील करने के लिए जाने वाले हैं कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो कि प्रेजेंट डे में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है और फ्यूचर में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने की संभावनाएं हैं। वो चार टेक्नोलॉजी हैं: क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एज कंप्यूटिंग। तो क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन को हम एक साथ डील करेंगे एक्चुअली में, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ही एक सब पार्ट है। तो हम फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी लाइक अभी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी चल रही है, लाइक बिटकॉइन है, इथेरियम हो गया, आपका रिपल हो गया, और भी बताया जाता है कि लगभग 6000 प्रेजेंट डे में क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। ओके, सो हम कंबाइंड में इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ही एक सब पार्ट है। तो बताया जाता है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ क्रिप्टो करेंसी का, यदि इसको हम देखना चाहें एक्चुअली में, तो बताया जाता है कि समवेयर अराउंड 2008 से लेके 2010 था, तब इसकी स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे। वो बताते हैं कि जब स्टार्टिंग में 2010 के अंदर हम बिटकॉइन के वैल्यू को जाके देखते हैं तो पता चलता है हमें कि उस टाइम पे एक बिटकॉइन जो था, जो बिटकॉइन हुआ करता था एक, उसकी वैल्यू उस टाइम पे बताई जाती है कि 0.0008 हुआ करती थी, ठीक है, जो कि अभी समवेयर अराउंड, ठीक है, यदि हम मई 2021 की बात करें या अप्रैल 2021 की बात करें तो ये वैल्यू थी अराउंड $65,000 USD। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इसमें चेंज आया है कि इतनी कम वैल्यूएशन से यहाँ तक पहुँच गया है। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अभी चल रहा है बिटकॉइन आपका। ओके, तो बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस के अंदर अभी राइट नाउ है, ठीक है। अभी बताया जाता है कि लगभग मई 2021 के अंदर जो पूरा मार्केट था क्रिप्टो का, उसका जो वैल्यूएशन था वर्ल्ड वाइड वो लगभग $2.5 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंडिया की जो जीडीपी है वो $2.7 ट्रिलियन के आसपास है। ओके, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो क्रिप्टो करेंसी का पूरा मार्केट है उसका वैल्यूएशन यदि इतना आ रहा है, तो इससे पता आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी एक पैरेलल इकोनॉमी यहाँ पे क्रिएट हो रही है और कितना सिग्निफिकेंस इस क्रिप्टो करेंसी का है एक्चुअली में, ठीक है। अब यदि हम थोड़ा सा बात करें कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्रिप्टो करेंसी वगैरह स्टार्ट कहाँ से हुई, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमें जाना होगा थोड़ा पीछे, और हमें लगभग 2009 के आसपास बताया जाता है कि बिटकॉइन आया था 2009 के आसपास। बिटकॉइन जो आया 2009 के आसपास आया है, ठीक है। और इनकी खासियत होती है, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जनरली अभी, इनकी खासियत होती है कि ये एक्चुअली में स्पेसिफिकली जैसे बिटकॉइन की मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है इनको, ये इशू नहीं होते हैं किसी सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू, इशू नहीं होते हैं, अथॉरिटी का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सेंट्रल अथॉरिटी से ये फ्री होते हैं कोई तरह से। तो इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई, तो बताया जाता है कि समवेयर अराउंड जब 2008 का क्राइसिस था, यूएसए के अंदर जो क्राइसिस आया था, जो मार्केट डाउन हुआ था, तो जनरली क्या होता है कि इसके पीछे का कंसेप्ट बताया जाता है कि जब मार्केट डाउन होता है, जैसे अभी भी हुआ है कोविड की वजह से, तो उसके बाद जनरली जो सेंट्रल बैंक्स एंड जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ इस तरीके के मेजर्स लेके आती है, लाइक अभी भी जैसे बहुत सारे पैकेज दिए गए हैं। तो जब वो पैकेज दिए जाते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है उन पैकेज की वजह से कि जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है मार्केट के अंदर। पहले मैं बता दूं कि जिनका नाम इनसे जोड़ा जाता है बिटकॉइन से, कि जिन्होंने बिटकॉइन का कंसेप्ट स्टार्ट किया, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि न्यूज रहती है कि संतोषी नाकामोटो थे, एक संतोषी नाकामोटो नाकामोटो जो थे, उन्होंने इसको, संतोषी नाकामोटो ने इसको स्टार्ट किया, ऐसा बताया जाता है। संतोषी नाकामोटो ने इसको स्टार्ट किया। ओके, तो ये बिटकॉइन का स्टार्टिंग, अभी उनका स्टार्ट करने का रीज़न क्या रहा था उस टाइम, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो आपको पता है कि जो वैल्यू होती है पैसे की, रुपीज़ की, डॉलर की, वो डाउन हो जाती है। लाइक पहले आप 100 रुपये के अंदर मान लो कि 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहे हो आप, ठीक है, और यदि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है तो वहीं पे आपको वही पेट्रोल 120 रुपये में मिलेगा 1 लीटर, या सॉरी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 100 लीटर का वैल्यूशन कम हो जाएगा तो 100 रुपये में आपको 0.8 लीटर पेट्रोल ही मिलेगा इन्फ्लेशन की वजह से। या फिर 20 रुपये में हमें 1 kg आलू मिलते हैं, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 20 रुपये में केवल 0.8 kg आलू ही मिल पाएंगे। ओके, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली में कि हो क्या रहा है कि वैल्यू कम हो रही है रुपीज़ की, डॉलर की, या जो भी इंसान कमा रहा है उसकी। तो एक्चुअली में कैपिटल होता क्या है, बोला जाता है कि मानवीय जो श्रम होता है वही कैपिटल होता है, जो मानवीय श्रम होता है वही कैपिटल होता है। ओके, जो इंसान काम करता है वही तो कैपिटल में कन्वर्ट होता है, और कुछ थोड़ी ना कैपिटल है और कुछ ना पैसा है, ठीक है। तो इंसान श्रम कर रहा है, वो पैसे गेन कर रहा है, मान लो उसने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये से वो आलू खरीदने गया, कुछ भी खरीदने गया, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जो वो खरीद सकता था उससे कम खरीद पा रहा है,
मतलब कुल मिला के वो इतना श्रम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उसका जो है प्रोटेक्ट नहीं रह पाता है उसका परचेजिंग पावर, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जब इंटरवीन करते हैं या फिर गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है और इन्फ्लेशन क्रिएट होता है तो वैल्यू कम हो जाती है। तो बताते हैं कि संतोषी नाकामोटो ने बोला कि ऐसा जो हो रहा है तो एक ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ही ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कर पाए उसके अंदर, उनके जो भी मेजर्स होते हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस वजह से वो जिस कंसेप्ट के साथ आए वो था बिटकॉइन, जिसे क्रिप्टो करेंसी का सब पार्ट बोला जाता है। तो ये कुछ इस तरह से इवॉल्व हुआ है। अब इसके ऊपर हमने बता दिया है, मैंने पहले बता दिया कि सेंट्रल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता है इस चीज़ के ऊपर, ये मैंने आपको बता दिया है पहले। तो इसी पर्पज़ से ये लाया गया ताकि लोग आपस में डील करें, आपस में ट्रेड करें, उनका खुद का कंट्रोल हो, कोई सेंट्रल अथॉरिटी आके आपकी चीज़ों को कंट्रोल ना कर पाए। इस पर्पज़ से ही इसका उद्भव हुआ, इसका क्रिएशन हुआ। ठीक है, और 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था यूएसए का, उसके बाद ये आया है। इस चीज़ को आपको देखना है। संतोषी नाकामोटो को इसका स्टार्टर, इंट्रोड्यूसर, फाउंडर बताया जाता है। ओके, तो एक्चुअली में होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, ये एक अल्टरनेटिव है, बेसिकली अल्टरनेटिव है ये एक, जो फिएट करेंसी होती है आपकी उसका, फिएट जो करेंसी आपकी होती है उसका एक अल्टरनेटिव है, करेंसी का अल्टरनेटिव है। फिएट करेंसी क्या होती है, तो फिएट करेंसी करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है और इसकी कोई बैकिंग नहीं मिलती है, लेकिन इसकी कोई बैकिंग नहीं होती है, किसी कम्युनिटी से इसको बैक नहीं किया जाता है। ठीक है, कम्युनिटी से इसको बैक नहीं किया जाता है, इसकी बैकिंग नहीं होती है, कम्युनिटी बैकिंग नहीं होती है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, कम्युनिटी बैकिंग इसकी नहीं हो पाएगी फिएट करेंसी की, तो ये अल्टरनेटिव ऑफ फिएट करेंसी की तरह काम करता है आपका क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो होता है वो। ठीक है, और अ, तो ये फिएट करेंसी का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, लाइक ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है एक्चुअली में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक ओपन लेजर है, ओपन लेजर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यदि हम अच्छे से समझना चाहते हैं, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा, गूगल डॉक जो होता है हमारा, उसमें जब हम कुछ अपलोड करते हैं या फिर क्रिएट करके डालते हैं तो वो जितने भी यूजर्स होते हैं सबको एक साथ दिखता दिखता है, एक साथ ओपन होता है वो, सबके लिए एक साथ ओपन होता है। ठीक है, इसको कॉपी वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ इसी तरीके की ये टेक्नोलॉजी होती है, इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, और इसके अंदर ब्लॉकचेन होती है जो एनक्रिप्टेड होती है और एनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, तो बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में इसका काफ़ी प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है और इसमें इंक्रिप्शन बहुत अच्छा होता है, इंक्रिप्शन हाई होता है। इसको और अच्छे तरीके से मैं बताना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से बता सकता हूँ, यदि आपने पहले देखा हो तो जैसे हमारे एनालॉग जो हमारे डिजिटल जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जब हम सिग्नल को हमको भेजना होता है तो हम कैरियर वेव के उस सिग्नल को कैसे भेजते हैं, हम उस सिग्नल को पहले हम एनकोड करते हैं, उसके बाद कैरियर वेव के ऊपर उसको डालते हैं, कैरियर वेव के ऊपर, और फिर उसको रिसीव कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे जो आपका पूरा सिग्नल होता है वो एक साथ होता है, इसका एन्क्रिप्शन जो होता है वो एक पर्टिकुलर कोड से होता है, इन्फॉर्मेशन पूरी एक साथ उसके अंदर होती है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके इन्फॉर्मेशन के ब्लॉक्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन के ब्लॉक्स होते हैं और सेम प्रोसीजर के थ्रू उनको भेजा जाता है, लेकिन जो हर एक ब्लॉक का एनक्रिप्शन अलग होता है, एनकोडिंग हर एक ब्लॉक की डिफरेंट होती है। और जब इसको बाद में रिसीवर एंड पर रिसीव किया जाता है, तो यदि इसको इंटरसेप्ट कर लिया जाए, बीच में डिकोड करने की कोशिश की जाए, तो आपको हर एक ब्लॉक के लिए उसका कोड पता होना जरूरी है। तो इसका डिकोड करना बहुत टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा डिकोड करना, डिकोड नहीं हो सकता है सिग्नल। यदि आप एक ब्लॉक को डिकोड कर भी लो तो एंटायर इन्फॉर्मेशन आप नहीं निकाल सकते हो इससे। तो जब एंटायर इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तो ये आपका ज़्यादा हाईली सिक्योर ट्रांजेक्शन हो जाएगा, हाईली सिक्योर कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इस वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर का बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। और बिटकॉइन के मतलब ऐसा नहीं होता है, बिटकॉइन की सब यूनिट्स भी होती हैं। बिटकॉइन के सब यूनिट की बात करूँ तो मैं बिटकॉइन की एक सब यूनिट जो होती है वो, उसका नाम संतोषी है। ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है बिटकॉइन का, संतोषी जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है बिटकॉइन का, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन। ओके, ओके, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये किसके ऊपर काम कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हमने देख लिया है। तो ये अब तक का बिटकॉइन का इतना ये कंसेप्ट हुआ।
और ये डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। ओके, डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज होने से मतलब है कि किसी की मोनोपोली नहीं होती, किसी का एकाधिकार नहीं होता, किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये ओपन ओपन चलता है पूरा, और यूजर्स के थ्रू ही कंट्रोल होता है। डील जो इसके अंदर करते हैं उनके थ्रू ही कंट्रोल होता है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है बिटकॉइन की। और अभी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और भी काफ़ी जगह यूटिलाइजेशन है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन के अंदर ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन है। यदि हम बात करें तो अभी बहुत सारी, जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी अपनी लैंड रिकॉर्ड्स को जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है, तो वहाँ पे भी इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन वगैरह भी काफ़ी इसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब कि जिस टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन काम करता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और उसका क्या उसका कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब बिटकॉइन के बारे में हम फर्दर यदि आगे बात करें एक्चुअली में, तो बिटकॉइन को हम कैसे एक्वायर करेंगे, ठीक है, इसकी एक्वायरिंग कैसे होगा, इसका क्रिएशन कैसे होगा, ये सब देखा जाए तो माइनिंग होती है बिटकॉइंस की एक्चुअली में। ठीक है, माइनिंग के प्रिंसिपल पे ये होता है। माइनिंग जो होती है, माइन किया जाता है इसको। ठीक है, माइनिंग के प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है, इसको माइन किया जाता है। ठीक है, और माइनिंग जो बिटकॉइन की होती है, पहली बात तो ये बिल्कुल फिक्स है। बिटकॉइन का जो अमाउंट है, जो जो हो सकता है इन फ्यूचर मिला के सारा, वो केवल 21 मिलियन हो सकता है। 21 मिलियन यूनिट्स ही आप बिटकॉइंस की बना सकते हो फ्यूचर तक जाके, तो इसकी अमाउंट पहली बात तो फिक्स है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन एक्सचेंज वगैरह के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, बिटकॉइन एक्सचेंज वगैरह भी खोले जाते हैं। तो अब इंडिया के अंदर तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ फिर भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो बिटकॉइन के साथ डील करने के लिए आए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो अभी असमंजस की स्थिति के अंदर है, क्योंकि हमारा अभी तक बिटकॉइन को रेगुलेट करने वाला बिल पूरी तरह से अभी तक आ नहीं पाया कि वो रेगुलेट होगा या पूरी तरह से इसको बैन कर दिया जाएगा, बैन हो जाएगा या रेगुलेट होगा, इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने से, इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के अंदर, इनकी एक्सचेंजेस वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करने में थोड़े लोग अभी भयभीत हैं इससे। ठीक है, तो बिटकॉइन का जो रेगुलेशन है मैंने बता दिया है, सेल्फ रेगुलेटेड होता है। इसका कोई रेगुलेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, सेंट्रलाइज अथॉरिटी को इसको रेगुलेट कर नहीं सकती। अब देखो यही रीज़न होता है कि सेंट्रल अथॉरिटी थोड़ी एप्रीहेंशन के अंदर रहती है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी का खुद का एक पूरा सिस्टम है, आरबीआई उसको रन कर रहा है, फिएट करेंसी हमारी होती है, और पूरा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह इससे कंट्रोल होती है। जब मनी का सर्कुलेशन कम कर दिया जाता है तो उससे बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, मनी का सर्कुलेशन बढ़ा के भी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से काम करती है कि चीज़ों को बढ़ा के या घटा के हम इस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बट यदि बिटकॉइन आता है, यदि इसको प्रोमिनेंस दिया जाता है, और यदि इसको हम, क्योंकि इसको हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं सकती है, तो ऐसी कंडीशन जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसके ऊपर थोड़ा सा खतरा आ जाता है कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी रह पाएगी, इफेक्टिवनेस कम हो सकती है उसकी। ठीक है, क्योंकि फिर यदि ये इकोनॉमी सिग्निफिकेंट हो जाती है, जैसे अभी तो इंडिया में इसको बताया जाता है ऑफिशियली कि 40,000 करोड़ ही है, ऑफिशियली इतना है, अनऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन यदि इसको रेगुलेट, पैरेलल इकोनॉमी काफ़ी बड़ी बन जाती है, और यदि ये रेगुलेट, इसके ऊपर कोई कंट्रोल आरबीआई का नहीं हो पाता है, तो आपकी फिर मॉनेटरी जो कंट्रोल वगैरह आरबीआई के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आरबीआई को भी इससे प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से आरबीआई जो होता है और जितने भी सेंट्रल बैंक है खुद की सीबीडीसी के थ्रू आने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीडीसी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं खुद का। अब सीबीडीसी क्या है, ये कुछ नहीं है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इट्स एक्चुअली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका कंसेप्ट भी हम थोड़ा देख लेते हैं जब बिटकॉइन को ही देख रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, तो एक्चुअली में जैसे अभी हमारे पास फिएट मनी है, जैसे अभी हमारे पास फिजिकल पैसा होता है, ठीक है, फिजिकल जो रुपीज़ है जिसको कि हम बैंक के अंदर रख देते हैं, और डिजिटल करेंसी में आपको सीधा आपका अकाउंट आरबीआई के अंदर ही खुलेगा। आपको इसमें इंटरमीडिएट खत्म हो जाएंगे, बैंक वगैरह वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, आपका सीधा अकाउंट ओपन होगा आरबीआई के अंदर। वहाँ से आपको इशू होंगे डिजिटल, सीबीडीसी आपको वहाँ से इशू होगी, सीबीडीसी की यूनिट्स इशू होगी, उनके थ्रू आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर ये वाला टेक्नोलॉजी आने वाली है, जैसे चाइना भी अपनी सेंट्रल बैंक करेंसी के साथ आ गया है, और भी बहुत सी कंट्रियाँ लेके आ रही हैं। तो इसमें इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, अपने आप में एक नया टॉपिक बन जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा इकोनॉमी का। ठीक है, इसके अलावा इसका जो दूसरा बेनिफिट, करप्शन पे ऊपर कंट्रोल हो पाएगा। ठीक है, तीसरा इसके अंदर जो बेनिफिट होगा, मतलब कि इंटरमीडिएट सब हट जाएंगे। ठीक है, चौथे में तो बैंक रन वगैरह जैसे इश्यूज नहीं आएंगे, बैंक रन जैसे हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स रहने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका जो अभी लाइमलाइट में है वो यही है कि इससे आप नेगेटिव इंटरेस्ट पॉलिसियाँ भी ला सकते हो, नेगेटिव इंटरेस्ट वाली पॉलिसीज़ को भी ला सकते हो। नेगेटिव इंटरेस्ट वाली पॉलिसीज़ क्या है कि अभी जैसे बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके अंदर एक नेगेटिव इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है, लाइक हमारे बैंक हमें इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, लाइक 2%, 3%, 4%, जो भी मतलब मैक्सिममली 6-7% तक भी हो जाता है, सेविंग अकाउंट पर 4% मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी जगह डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये कंसेप्ट होता है कि वो पैसा आप यदि बैंक में रखोगे तो आपसे वो पैसा चार्ज करेंगे। ठीक है, ये होता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वाला कंसेप्ट। हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, जनरली बैंक जो हमसे पैसा लेते हैं उसको फर्दर लेंड करते हैं वो,
और वहाँ से इंटरेस्ट कमाते हैं, और जो वो इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं उस इंटरेस्ट से वो हमें पे करते हैं और अपने स्टाफ का खर्चा निकालते हैं और प्रॉफिट करते हैं खुद का। लेकिन जो पैसा कंपनियां ले रही हैं बैंक से आके, वो तभी तो पैसा लेंगी जब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रही होंगी, ठीक है, जब डेवलपिंग का प्रोसीजर चल रहा होगा। लेकिन यदि ऐसा हो कि कोई कंट्री पहले डेवलप हो चुकी है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन चुका है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो कोई बैंक से क्यों लोन लेगा, और बैंक से लोन नहीं लेगा तो बैंक क्यों हमको पैसा देंगे। तो फिर वो एक्चुअली में हमारे हमारे लिए एक तरीके से वो प्रोटेक्टर का काम करते हैं, हमारे पैसे को बचाने का काम करते हैं। तो अभी क्या होता है कि इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि अभी बैंक नेगेटिव के ऊपर जाते हैं इंटरेस्ट रेट पे, तो सभी लोग अपने पैसे निकाल लेंगे और बैंक रन होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो बैंक रन मतलब बैंक का कॉलेप्स हो जाना, बैंक का टूट जाना, सब लोगों का एक साथ पैसे निकाल लेना, मतलब कि डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाना। तो बैंक रन की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो अभी ये फिजिबल नहीं है, लेकिन जब आरबीआई के थ्रू इसको लेके आया जाएगा डिजिटल सीबीडीसी को, तब आप केवल आप या तो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो इस पैसे को, जो सीबीडीसी के थ्रू आपके पास पैसा है, यदि फुल फ्लैज वे में यदि कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, फिएट करेंसी को ही हटा दिया गया है तो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको सेंट्रल बैंक में रख सकते हो, और आपके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं दूसरा। तो फिर आपको या तो मार्केट, आप जैसे ही नेगेटिव के ऊपर आरबीआई जाएगा तो लोग आएंगे और फिर पैसे को इन्वेस्ट करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंटरेस्ट का कंसेप्ट इसकी वजह से इफेक्टिव हो पाएगा। तो ये सीबीडीसी का थोड़ा कंसेप्ट था। अभी हम वापस लौटते हैं बिटकॉइन के ऊपर ही, ठीक है। तो बिटकॉइन का से रिलेटेड हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, पहले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है इसका। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैंने आपको बता दिया है क्या है, ठीक है। ये ओपन लेजर होता है, ठीक है, ओपन लेजर होता है, ठीक है। और इसके अलावा संतोषी नाकोमोटो इससे रिलेटेड एक फिगर है, नाकोमोटो। तीसरा इसमें जो था, अभी जो है बिटकॉइन का अभी 65,000 के आसपास एक बिटकॉइन का वैल्यूएशन चल रहा है, जो कि पहले 0.008 हुआ करता था डॉलर, काफ़ी ज़्यादा। पूरा क्रिप्टो करेंसी लगभग 6,000 क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें से बिटकॉइन एक पार्ट है। 6,000 क्रिप्टो करेंसी जो पूरी है, उसमें से उसका पूरा 2.5 ट्रिलियन डॉलर का आपका मार्केट आज वैल्यूएशन हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में हो गया है, ठीक है। तो ये बिटकॉइन, इसके बाद बिटकॉइन जो है 2009 के आसपास आया था। इसको लाने का पर्पज़ क्या था, मतलब लाने का पर्पज़ था कि सेंट्रल बैंक का इंटरवीन जो होता है वो हट जाए और लोग आपस में ही इससे ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये सब कुछ इसका पर्पज़ रहा बिटकॉइन के पीछे का। अभी फ्यूचर में क्या होना चाहिए उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट को इसको रेगुलराइज करना चाहिए, और वर्ल्ड वाइड क्या फिनोमिना चल रहा है उसको हम देख लेते हैं। इसको ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, इसके ऊपर पूरा ब्लैंकेट बैन कर दिया जाए, इसको फुल फ्लैज वे में बैन कर दिया जाए इसको, या फिर इसको रेगुलेट कर दिया जाए, क्या हो एक्चुअली में। देखो, तो काफ़ी सारी कंट्रियाँ इस चीज़ के साथ भी जा रही है, रेगुलेशन के साथ भी, ठीक है। एक्चुअली में हमें ये समझना होगा कि हमारी जो अभी इकोनॉमी है काफ़ी फ्रेजाइल कंडीशन के अंदर है। लाइक हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, जीएसटी का अच्छा एक कंसेप्ट था, बट इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी प्रोसीजर प्रॉब्लम्स होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से हमको काफ़ी नुकसान हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। अभी हम पैंडेमिक से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं, पैंडेमिक चल रहा है, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हम लगभग डबल से फिगर ग्रोथ को अचीव कर सकते थे, वो ग्रोथ हमारी केवल 5 to 6% एवरेज रह गई है, इससे भी कम आ गई है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट ख़राब हो सकता है यदि आप एकदम से ब्लैंकेट बैन कर देते हो तो, क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है, और यदि वो एकदम से ब्लैंकेट बैन हो जाएगा तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में क्रिएट हो सकता है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमने अब तक बहुत ज़्यादा गलती की है काफ़ी जगह, लाइक सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसमें अब जाके इन्वेस्टमेंट करना हमने स्टार्ट किया है, जो कि बहुत पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है। हम काफ़ी लेट हो गए। इंटरनेट जब आया उसमें भी हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो हर चीज़ में हम लेट हो रहे हैं। तो अभी ये फ्यूचर की जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, यदि इनको भी साथ भी हम ऐसे ही डील करते हैं तो फ्यूचर में थोड़ी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमेशा डिले की वजह से हम जो एडवांटेज है वो नहीं ले पाए हैं। अभी ज़रूरी है कि इस एडवांटेज को हम जरूर लें, इसको रेगुलेट करके। तो रेगुलेट करना काफ़ी इसको इतना आसान नहीं है, टफ प्रोसीजर होगा, लेकिन आरबीआई वगैरह एसईबी वगैरह के थ्रू और इसको एक कम्युनिटी बना देते हुए यदि अच्छे से चीज़ों को किया जाए पूरे एक्सपर्ट लेवल पे जाके, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी कंट्री रेगुलेट करने के लिए जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि रेगुलेशन जो है, इसका ब्लैंकेट बैन की बजाय रेगुलेशन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इकोनॉमी को देखते हुए रेगुलेशन इज गोइंग टू बी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू ब्लैंकेट बैन। अभी ये बिल अभी आने वाला है, अभी वो क्लियरली आया नहीं है जो बिल है वो, कि बैन होगा या रेगुलेट होगा, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ पता चलेगा। तो ये आपका क्रिप्टो करेंसी, अभी और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर और डेप्थ के अंदर जाना इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। कंसेप्ट को जानने के हिसाब से इतना सब कुछ ठीक था। अभी क्रिप्टो करेंसी और हमने दो चीज़ें खत्म कर ली है, बिटकॉइन। थोड़ा सा और यदि मैं बिटकॉइन के ऊपर बोलना चाहूँ तो अभी बिटकॉइन के ऊपर वैसे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन जितना हमने, तो इनसे हम क्या लिंक निकाल सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है, उसका सब पार्ट है बिटकॉइन। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी चल रही है, लगभग 6,000 क्रिप्टो करेंसी चल रही है। इनकी खासियत क्या होती है कि ये इन पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, सेंट्रल अथॉरिटी का नो कंट्रोल नहीं होता है कोई भी,
ओके। और बिटकॉइन इसका एक सब पार्ट है। इनका जो पूरा मार्केट कैप मैंने बता दिया, $2.5 ट्रिलियन पहुंच चुका है। ठीक है। बिटकॉइन की खुद की अकेले की वैल्यूएशन $65 पहुंच चुकी है। 21 मिलियन जो है इसकी पूरी यूनिट्स है जो कि फॉर एवर क्रिएट की जा सकती हैं। बताया जाता है कि 1 करोड़ के आसपास से भी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इंडिया के अंदर। एक्चुअली आई एम नॉट कन्फर्म विद दिस फिगर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग इट हियर। ओके। सो ये सब कुछ बिटकॉइन का जिस कंसेप्ट पे काम कर रहा है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब कुछ था बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब हम सेकंड नंबर का जो हमारा टॉपिक है उसके साथ डील करने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो सेकंड जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एक्चुअली में, आई थिंक जो सेकंड टॉपिक हमारा था जिसके साथ हमको डील करना था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। देख लेते हैं एक बार। बिटकॉइन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमको डील करना है। तो इसके साथ डील करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि इसकी हम बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर है अभी ये भी। और एआई जो एल्गोरिथम्स है उसके बिहाफ पे बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। फेसबुक बहुत ज़्यादा एआई को यूज में ले रहा है। जितनी भी बिग टेक कंपनीज है अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को काफ़ी ज़्यादा यूज में ले रही है। तो यदि इसको वन वर्ड में कोई इसको यदि एक लाइन में हम डिफाइन करना चाहें तो क्या हो सकता है? ठीक है। तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है कि एक्शन ऑफ मशीन्स है। इट इज़ एक्चुअली एक्शन ऑफ मशीन्स। एक्शन ऑफ मशीन्स। ओके। एक्शन ऑफ मशीन्स है वो उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कि ह्यूमन करता है, जो हिस्टोरिकली ह्यूमन ने किए हैं। ह्यूमन ने हिस्टोरिकली जो टास्क किए हैं उन टास्कों को कंप्लीट करने के लिए एक्शन ऑफ मशीन है। ठीक है। अब ये छोटी सी एक डेफिनेशन हो गई इसकी। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ आती है, अभी मैं इसको दूसरी तरीके से यदि थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे या फिर किसी भी दूसरी आपकी जो रिटेल साइट्स अमेजन वगैरह की जो साइट्स चल रही हैं उस पर कोई प्रोडक्ट आप देख लेते हो तो आपको उसी की टाइप की एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी जाती है। तो ये मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हम बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किसी शूज़ वगैरह की किसी और चीज़ की देख लिया आपने तो वही आपको दिखाई जाएगी हर जगह। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपकी फीडबैक को, आपकी जो फीडबैक है एक्चुअली में उसको इनपुट बना लिया और यहाँ पे इनके पास पूरा एआई का एल्गोरिथम है। इनपुट के अंदर जो एआई का एल्गोरिथम है यहाँ पे आपका जिस इनपुट को डील करेंगे उसको फिर आपको वो एल्गोरिथम आपको आउटपुट देगा, आपको आउटपुट सर्व करेगा वो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एआई आप मान लो कि मतलब आपको वही उसी टाइप की सूच वगैरह दिखाए जाएंगे। तो आपने किसी स्क्रीन के ऊपर 10 सेकंड के लिए रुक गए आप, उनको पता चला कि यार ये चीज़ इसको पसंद है बेसिक, तो वो क्या करेंगे उसको एज ए फीडबैक लेंगे, अब अपने एल्गोरिथम के अंदर ले जाएंगे उस इनपुट को और फिर आपको सेम आउटपुट सर्व करेंगे जो आप जिसमें आपने इंटरेस्ट शो किया है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एआई आप मान सकते हो। तो काफ़ी बार वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, बट सिंपलेस्ट फॉर्म को आप इस तरह से ले सकते हो कि जैसे कि आपको उस एडवर्टाइजमेंट पे वही चीज़ दिखाई जाएगी बार बार। ठीक है। उसी तरीके से मतलब एक्चुअली में लेकिन क्या होता है कि काफ़ी पुराने टाइम में 1956 से ही चलती आ रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बीच में इसके ऊपर रिसर्च बंद कर दिया गया था कुछ एथिकल इश्यूज़ की वजह से। ठीक है। अब वापस से जब हम थोड़े कंप्यूटर टेक हमारे ज़्यादा थोड़े फास्ट वगैरह हुआ है तो फिर से दोबारा हमने इसको स्टार्ट किया है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट अभी इसके अंदर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है। और बाद बीच में गवर्नमेंट ने फंडिंग बंद कर दी थी, अभी अभी काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च चालू है। ठीक है। तो काफ़ी बार इसको इसको किस तरीके से लिया जाता है कि वैसे मतलब कि इंडिया के अंदर इसका क्या पर्सपेक्ट है। ठीक है। तो अभी मैं बता दूं कि सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें जो आपकी 11th या 9th क्लास जो है, सॉरी अराउंड 9th क्लास के अंदर एक सेलेक्टिव सब्जेक्ट के इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ये आ चुका है एआई, जिसमें आप इलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इंडिया में ऐसा इसका प्रोस्पेक्ट इस तरह से आ रहा है। उसके अलावा आईआईटी हैदराबाद ने भी अपना बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बीटेक जो होती है उसके अंदर इस स्ट्रीम को आईआईटी हैदराबाद भी लेके आ गया है, तो वहाँ पे भी इस प्रोग्राम को आप चूज कर सकते हो एआई को। तो आईआईटी हैदराबाद ने भी इसमें स्टार्ट किया। हमारा डिफेंस फोर्सेज वगैरह काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर रही हैं। ठीक है। मेडिकल साइंस में भी इसके ऊपर रोबोट्स वगैरह में काफ़ी रिसर्च वगैरह चल रहा है। ठीक है। तो हर जगह यूटिलाइजेशन तो आप कहीं पे भी बता सकते हो। बताया जाता है कि इंडिया के अंदर 2035 तक इसका जो है $957 बिलियन के आसपास का इसका पूरा मार्केट हो जाने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा है अपने आप में। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अब काफ़ी बार लेकिन ऐसा होता है कि इसको इस तरह से लिया जाता है एआई को कि एआई केवल क्या है कि कुछ मतलब एक्चुअली में एआई एल्गोरिथम तो होती है इसमें बहुत सारी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम क्या करें कि हमारा ह्यूमन का एक बिहेवियर है, उस पूरे बिहेवियर को हम एनालिसिस कर लेते हैं अच्छे से। उस बिहेवियर को हमने एनालिसिस कर लिया अच्छे से। अब उस बिहेवियर को हम बहुत सारी, क्योंकि हमारे पास अब बिग डेटा एनालिसिस है, बिग डेटा एनालिसिस पॉसिबल है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा पॉसिबल है,
तो उन उन सारी मॉडल्स, उन सब बिहेवियरल मॉडल के बिहाफ पे हमने उसको मशीन के अंदर एज ए एल्गोरिथम हमने इंक्लूड कर दिया। अब क्योंकि जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं कि मान लो कि कोई रोबोट है, उसको जो कि एआई इनेबल्ड रोबोट है, वो आपके घर में है और आपके फेस को वो देखता है, आपका फेस को जब स्कैन करता है तो आपके फेस को फील करता है, उसकी मेमोरी अंदर है, उसमें डाला गया है कि जब फेस के ऊपर थोड़े रिंकल्स वगैरह ज़्यादा हो, मतलब आप थके हुए हो, तो आपके लिए वो कॉफ़ी बना के लेके आ जाता है। तो उसने क्या किया कि आपके फेस के जो फेस को स्कैन करके देखा, तो उसको फील हुआ, उसकी मेमोरी में वो स्ट्राइक हुआ कि ऐसा तब होता है, तब कॉफ़ी बना के लानी होती है, तो आपको कॉफ़ी बना के ला के दे देगा। तो ह्यूमन जो फीलिंग्स है उनको उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज पॉसिबिलिटी होने की वजह से स्टोर कर दिया और कॉम्प्लेक्स बिग डाटा एनालिसिस वगैरह के साथ इसको इंक्लूड कर दिया। तो इसको भी आप दूसरा फॉर्म ऑफ एआई मान सकते हो। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गवर्नमेंट वगैरह भी काफ़ी प्लान्स वगैरह लेके आ रही है एआई से रिलेटेड, जैसे एक एरावट करके प्लान है, एरावट करके स्कीम है, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जा रहा है, इसको आप देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एआई वगैरह में ऐसा चल रहा है। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बता सकता था मैंने बता दिया। अभी अब हम जो है नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है उसके ऊपर हम चलते हैं, और ये रहेगा तीसरा जो है, इसमें हम दोनों देख लेंगे, आईओटी भी देख लेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी देख लेंगे, और हम एज कंप्यूटिंग भी देख लेंगे इसमें कि क्या है एज कंप्यूटिंग। ओके, तो आईओटी का तो नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, वस्तुओं का, थिंग्स का, वस्तुओं का इंटरनेट। देखो इसमें कुछ ऐसा है कि मान लो कि ये एक मेरा मोबाइल है, इसको मैंने सेंट्रल कंप्यूटर मान लिया है, मोबाइल मान लेता हूँ मैं, सॉरी, ये मेरा मोबाइल है, सेंट्रल कंप्यूटर है, इसके पेरीफेरी में बहुत सारे मैंने मान लिए कि वॉशिंग मशीन हो गई, ये मेरा एसी हो गया, ये मेरी ट्यूबलाइट वगैरह हो गई सारी घर की, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा है जो मान लो कि आप और भी बहुत सारे इक्विपमेंट, टीवी हो गया, इसके अलावा आपके यहाँ पे है जो कुछ और, मान लो आपका पीसी हो गया, आपका सेंट्रल कंप्यूटर है यहाँ पे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें मतलब उसका सिग्निफिकेंस फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। मान लो कि एसी में कोई चिप है, इसमें चिप है जो कि इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैंने मेरे घर से मैं मेरे घर के अंदर हूँ, और मान लो कि कुछ मैंने पैरामीटर सेट किए हुए हैं, यहाँ से मैं ऑफिस जाता हूँ, तो जब मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा हूँ, घर से अपने यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, तो इनको पता चला कि 1 किलोमीटर में आगे चला गया, तो इनको सबको मैसेज जाएगा इस पर्टिकुलर से, ठीक है, कि मैं बाहर जा चुका हूँ। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन होगा और ये सब चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी, ठीक है। आपको खुद को कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मोबाइल सेंट्रल कंप्यूटर से मैसेज आएगा। तो इन चीज़ों के अंदर जो पर्टिकुलरली चिप लगी हुई है वो इनको इनेबल्ड कर रही है, इंटरनेट के थ्रू इनकी ऑन ऑफ को इंश्योर कर रही है, और एक कंफर्ट लेके आ रही है लाइफ के अंदर, ह्यूमन की लाइफ के अंदर कंफर्ट लेके आ रही है, ऑटोमेशन को प्रमोट कर रही है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ में हम आईओटी को इस तरह से समझ सकते हैं कि वस्तुओं का चीज़ों का इंटरनेट। अब ये सब कुछ हो गया। अब जब मैं वापस ऑफिस से वापस आ रहा हूँ, तो ऑफिस से जब मैं वापस 9 बजे 8 बजे आता हूँ, तो मैं जैसे ही 10 किलोमीटर की रेडियस में एंट्री मारता हूँ, तो इनको पता चल जाता है कि वो मतलब कि सेंट्रल कंप्यूटर एंट्री मार चुका है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, सिग्नल यहाँ से जाता है सबके पास, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इससे बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन आ गया, ठीक है। इससे स्टैंडर्ड चीज़ें हो गई, बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन आ गया, इसके थ्रू आपका एनर्जी कंजर्वेशन भी हो गया, और इसी के थ्रू आपका ऑप्टिमम लाइफ हो गई, ऑटोमेटेड लाइफ हो गई, और कंफर्टेड लाइफ हो गई। तो ये आईओटी इस तरीके से आपकी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना सकता है। तो ये किसी भी चीज़ के अंदर एक चिप लगा के उसको इंटरनेट इनेबल्ड कर देना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। और अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी जब आईओटी आएगा, तो ठीक है, आईओटी जब आएगा, अब आप देखना यहाँ पे कि हर किसी को, मान लो कि ये आपस में लिंक नहीं है, मान लो ये आपस में लिंक नहीं है, तो ये सेंटर आपका कंप्यूटर है, इस सेंट्रल कंप्यूटर से हर चीज़ को, डाटा को भेजना होगा, फिर रिसीव करना होगा, फिर भेजना होगा, फिर रिसीव करना होगा, हर कोई अलग अलग कर रहा होगा, तो डाटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में डील हो रहा होगा, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी मतलब कि कम्बरसम हो जाएगा प्रोसेस बहुत ज़्यादा, और डिले भी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और मतलब कि डाटा का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ से को रिजॉल्व करने के लिए हम एज कंप्यूटिंग के साथ आए हैं। तो एज कंप्यूटिंग में क्या होता है एक्चुअली में, एज कंप्यूटिंग में क्या होता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग से ही निकला हुआ कंसेप्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो आपके डाटा को कहीं दूर किसी क्लाउड में स्टोर करने से रिलेटेड होता है, और एज कंप्यूटर प्रोसेसिंग आपकी क्लाउड मतलब काफ़ी दूर जाके कहीं पे होती है, और एज कंप्यूटिंग में आसपास के पेरीफेरी में ही आपकी डाटा की प्रोसेसिंग हो जाती है। थोड़ा बहुत डाटा भी क्लाउड तक भेजा जाता है, ज़्यादा डाटा एज पे स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो तो काफ़ी तेज़ी से मिल जाए, ठीक है। तो मान लो कि ये चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करने लगे, जो एज के ऊपर जो चीज़ें हैं इनकी खुद की एक कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी हो, आपस में कम्युनिकेट कर पाए, तो मैं केवल मेरा जो सेंट्रल कंप्यूटर केवल एक डिवाइस को सिग्नल भेज देगा, और ये खुद भी आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे फिर फर्दर, एक ऑप्टिमम, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आया, केवल एक सिग्नल भेजना पड़ा। तो ये होती है एज कंप्यूटिंग, जिसमें आप इसको बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जिसमें कि आप क्या करते हो कि इन्फॉर्मेशन को सेंटर तक ना भेज के, हर एक इन्फॉर्मेशन को सेंटर तक ना भेज के, कुछ इन्फॉर्मेशन सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ही भेजी जाती है, उस तरह से ट्रैफिक को कम किया जाता है। इन फ्यूचर जब एआई होगा, जब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, 5G जब आपका आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास सेमीकंडक्टर चिप्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ की। उसके बाद बिग डेटा एनालिसिस होगा, मशीन लर्निंग होगी, 3D मैन्युफैक्चरिंग होगी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये सब चीज़ें जब कंबाइंड होंगी,
तो ये बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम बनेगा पूरा एक, और ये सारी टेक्नोलॉजी आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए सिस्टम को बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर देगी। तो मुझे लगता है कि 2020 से लेकर 2030 तक का जो पूरा टाइम रहने वाला है, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने वाला है। जैसे कि मूरे का लो भी बोलता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है चीज़ों के अंदर, ठीक है। पहले चीज़ें मुश्किल से बढ़ रही होती हैं, जब एक बार आपको बेस मिल जाता है तो बहुत इसे एज इफेक्ट, इसे बेस इफेक्ट भी बोल सकते हो आप, या फिर कुछ और बोलो तो बेस इफेक्ट बोल दो। तो मतलब एक्चुअली में मेरा कहने का मतलब है कि पहले चीज़ों की रफ्तार कम होती है, फिर बहुत तेज़ी से ये चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसा ही टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे 4 कंसेप्ट थे, ठीक है। तो 2021 से 2030 तक काफ़ी ड्रास्टिक चीज़ों में चेंज आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 5G आने वाला है। मैं कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ तो 5G आने वाला है, ठीक है, आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका IoT चल ही रहा है, एज कंप्यूटिंग हो ही जाएगा, AI आ ही जाएगा, ठीक है, मशीन लर्निंग चल ही रहा है, बिग डेटा एनालिसिस होने लगी गया है, ठीक है। उसके अलावा आपका मशीन लर्निंग बिग डेटा एनालिसिस होने के साथ आपका AI वगैरह आपका आ चुका है। उसके अलावा भी जैसे DNA के अंदर भी DNA स्टोरेज की पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं, ठीक है। उसके अलावा मेटावर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसके साथ भी डील करेंगे कि मेटावर्स क्या है, ठीक है। ये सारा कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सब चीज़ें इफेक्टिवली एक बहुत ही तेज़ रफ्तार वाली पूरे सिस्टम को क्रिएट करेंगी। तो फ्यूचर में देखते हैं कि क्या रहता है, बट काफ़ी पास आ चुकी हैं अब चीज़ें। पैंडेमिक ने चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से करवाया है, और चीज़ों में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन आया है पैंडेमिक की वजह से ही। लाइक बिटकॉइन के अंदर ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो अब आगे लेक्चर्स में हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डील करेंगे। थैंक यू।